नमस्कार। पिछले लेक्चरर में हमने प्लेटो की शिक्षा योजना की जो रूपरेखा प्रतिपादित की थी प्लेटो ने, उसके बारे में अध्ययन किया था, विचार विमर्श किया था। अब हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति की पहली विशेषता है वो है राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत में राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। वह शिक्षा को निजी क्षेत्र में छोड़ना नहीं चाहता, वह उसे व्यवसाय नहीं बनाना चाहता। उसके अनुसार राज के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों की नहीं बल्कि निजी हितों की सिद्धि होगी। जैसा कि सेबाइन ने लिखा है, प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है और उसकी यह योजना एथेंस की शिक्षा प्रणाली से बहुत आगे बढ़कर है। प्लेटो ने शिक्षा को अनिवार्य बताया। उसके अनुसार शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे परिवार अथवा माता पिता की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए। दूसरा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास करना है। इस दृष्टि से यह वास्तविक और पूर्ण शिक्षा है। तीसरा बिंदु, स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। प्लेटो जो शिक्षा स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वह दोनों स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी देता है। प्लेटो का मानना था कि दोनों की योग्यता और क्षमता में कोई भेद नहीं होता। वह दोनों के समान प्रशिक्षण पर जोर देता है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली के दो भाग। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दो भाग हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष तक के युवकों को मिलती है और इसकी पराकाष्ठा सैनिक सेवा के प्रारंभ में है। उच्चतर शिक्षा उन चुने हुए स्त्री पुरुषों को मिलती है जो संरक्षक वर्ग के सदस्य होते हैं। इस शिक्षा का 20 से 35 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। फिर है शरीर और मन का विकास। प्लेटो की जो ने अपनी शिक्षा योजना के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर उचित ध्यान दिया है। शरीर के विकास के लिए व्यायाम और मन के विकास के लिए संगीत की शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। इस प्रकार प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसका उद्देश्य है दार्शनिक राजाओं की तैयारी करना। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को तैयार करना है। राज्य का सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम तत्व विवेक है, जिसका प्रतिनिधित्व दार्शनिक शासक ही करेंगे। तो अतः प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है ऐसे वर्ग का निर्माण करना होना चाहिए जो दर्शन की ओर उन्मुख हो। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु वर्ग। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु और वर्ग बुद्धि के आधार पर निर्धारित होता है। प्लेटो की शिक्षा योजना की एक विशेषता यह भी है कि वह शिक्षा को एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया मानता है। प्लेटो ने अपने जीवन में शिक्षण को अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा योजना का उसकी संपूर्णता में अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि प्लेटो शिक्षा योजना के माध्यम से एक संपूर्ण सामाजिक नागरिकों का विकास करना चाहता था। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा की विशेषताओं को इंगित करते हुए मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से आधुनिक लगती है। इस प्रकार शिक्षा के संबंध में प्लेटो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने न केवल शिक्षा योजना का निरूपण किया
बल्कि अपनी अकादमी में सभी विषयों को आदर्श शिक्षा का प्रबंध भी किया। अब हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना। हालांकि जिस तरीके से प्लेटो ने शिक्षा की रूपरेखा का प्रतिपादन किया, उसमें विभिन्न विद्वानों ने उस शिक्षा योजना की अनेक बिंदुओं के आधार पर आलोचना की है, जो इस प्रकार है। पहला, अप्रजातांत्रिक एकांगी। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, अप्रजातांत्रिक और एकांगी शिक्षा योजना की संज्ञा दी जाती है। इसके द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों को एक ही सांचे में डालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए ही है। बेलूर ने लिखा है कि प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण उत्पादकों से घृणा करता था। इसी प्रकार साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य भी जीवन का दर्पण होता है। मानव जीवन की कोमल भावनाओं को विकसित कर उसके दृष्टिकोण को व्यापक करता है। कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। प्लेटो ने कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से इस पद्धति को अन्यायपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता कला और साहित्य के विकास की प्रथम स्थिति है। बार्कर ने लिखा है कि नैतिक उपदेश के पास में जकड़ी हुई कला मानव हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती, और जो कला मर्म स्पर्शी नहीं होती वह मानव के आचार विचार में परिवर्तन नहीं ला सकती। नेक्स्ट है शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। प्लेटो की शिक्षा एक निश्चित आयु तक सीमित नहीं रहती, वह तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। दार्शनिक शासक को 35 वर्ष तक केवल शिक्षा ही प्राप्त करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है वैयक्तिक विकास का बलिदान। प्लेटो की शिक्षा योजना में राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं पर इतनी ज़्यादा जोर दिया गया है कि व्यक्तिगत विकास राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। पापर ने इसी को इंगित करते लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य आत्मसमीक्षा और समीक्षात्मक विचारों को जगाना नहीं, अपितु मत शिक्षण है। नेक्स्ट है शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज। अल्फ्रेड हार्नले एक विद्वान हैं, उन्होंने प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित होने की बात कही है। फांसीवादी, नाजीवादी, साम्यवादी शासन की भांति प्लेटो राज्य भी शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस प्रकार ये प्लेटो की शिक्षा योजना की कुछ आलोचनाएं हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त